हेलो फ्रेंड्स, सीटीटी की तैयारी करने वाले सभी शिक्षक साथियों को एडू चंद्रा के यूट्यूब चैनल पर मैं चंद्रशेखर कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी पेडागोजी के मास्टर वीडियो लेकर आया हूं। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है टॉपिक लेकर आया हूं। एक एक टॉपिक को जो है संक्षेप में लाया हूं, एक इसको रिवीजन मानिए। सारा टॉपिक इसमें जो है सम्मिलित करने का कोशिश किया हूं। अगर इसमें कुछ कमी रह जाए तो मैं अगले पार्ट में लेकर जल्द आऊँगा, लेकिन यह जो है कोशिश किया गया है कि अच्छे से अच्छे जो है सारा टॉपिक को है शिक्षण शास्त्र को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आगामी सीटीटी के एग्ज़ाम में आपको इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन बन जाने का उम्मीद है। तो आगे हम देख रहे हैं कि प्रायः इससे क्वेश्चन इस तरह का रहता है। तो आप ध्यान से देखिए, मेरा आज का पहला जो ये टॉपिक क्या है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है आप देख रहे हैं यहाँ। भाषा शिक्षण का उद्देश्य प्रश्न एक रहता ही है, तो आप इसको कैसे डील करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला इसका जो है पॉइंट जो पॉजिटिव है वह है कि विभिन्न स्थितियों में बच्चे भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। इसलिए जो है भाषा शिक्षण का पहला उद्देश्य ये है कि विभिन्न स्थितियों में बच्चे भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। इसीलिए हम उसको सिखाते हैं, और सिखाने का हमारा यही उद्देश्य रहता है कि बच्चे कहीं भी जाए तो अपने बातों को, कोई भी परिस्थिति में वह जो है अपने बातों को ऐसा रखे, ऐसा बोले, ऐसा सुने कि वह बात प्रभावी हो और उसको कोई समस्या नहीं हो। जहाँ हिंदी भाषी के व्यक्ति उसे भेंटाए, या कहीं बच्चे या कहीं रिलेशन में या विद्यालय में कहीं भी जाए तो जो है वह जो अपने बातों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करे और उससे जो है दूसरे सामने वाला व्यक्ति इम्प्रेस हो जाए, प्रभावी हो जाए। इसलिए हम भाषा शिक्षण का जो है उसे कराते हैं। इसका अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, और दूसरा हमारा जो है पॉइंट है बच्चे अपने विचारों की अभिव्यक्त कर सके। इसीलिए हम हिंदी उसको सिखाते हैं। तो उसको बात को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी सिखाते हैं कि कहीं जाए तो अपना बात जो है स्वेच्छा से रखे, आराम से रखे, डरे नहीं। अगला हमारा पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। जब हम भाषा सिखाते हैं या सीखते हैं तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको माना गया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया या गतिविधियां को माना गया है। कि समाज जो है, समाज के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं वह सीखते रहते हैं। एक दूसरे से सीनियर जो कोई गार्जियन है या पढ़े लिखे व्यक्ति के संपर्क में जब बच्चे जाते हैं तो वह अंतःक्रिया का मतलब जो है इंटर रिलेटेड, यानी आंतरिक रूप से सीखते रहते हैं, पता नहीं चलता है। बातचीत के क्रम में बच्चे जो है भाषा जो है सीख जाते हैं। समाज में भी सब चीज़ तो समाज में ही है, समाज में पढ़े लिखे व्यक्ति भी है, मूर्ख भी व्यक्ति है। तो बच्चे जो है पढ़े लिखे से सीखते हैं। तो यहाँ देख लेंगे कि विभिन्न गतिविधि भी होता रहता है, उसमें भी बच्चे जो है सब सीखते रहते हैं। और दूसरा और पॉइंट है कि प्रिंट समृद्ध परिवेश या वातावरण मिले तो वहाँ भी बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं। प्रिंट समृद्ध का अर्थ हुआ कि कहीं जो है लिखा उखा रहता है, कहीं छपा कोई वस्तु रहता है, जैसे आम का जो है चित्र होगा और आम का नीचे जो है नाम लिखा होगा, तो देख लेगा ना बच्चे कि वो यहाँ याम का चित्र है, याम होगा। तो फल जो भी देखते हैं वो उस तरह से जो है बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं। और परिवेश वातावरण जो है, परिवेश इट मीन्स वातावरण, दोनों सेम ही चीज़ है, पर्यायवाची शब्द है। तो परिवेश अच्छा रहता है, वातावरण जहाँ अच्छा रहता है तो वहाँ बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। सीखने का तीसरा पॉइंट साधन ये भी है कि बाल साहित्य से भी बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं। भाषा का जो है ज़्यादा सीखता है। बाल साहित्य में जो है रुचिपूर्वक कहानी रहता है, रुचिपूर्ण कहानी रहता है, बच्चे जो है उससे जल्दी सीख जाते हैं, अपने से भी पढ़ लेते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन जो पूछता है वह जो है क्या है, तो वह टॉपिक हमारा है, अगला हमारा टॉपिक यह है कि भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है, यानी भाषा का आकलन क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो आप जानते हैं कि भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना ही भाषा आकलन का जो है उद्देश्य है। और वह जो है क्षमता क्यों जानते हैं कि बच्चा अभी तक ले हम जो भाषा सिखाए हैं, हिंदी जो सिखाए हैं, वह जो है कितना उसमें विकसित हो गया हो, कितना क्षमता अभी है, और उसको हमको और कितना और पढ़ाना है। तो इसमें दूसरा पॉइंट और दे रहा है, वह क्या दे रहा है कि दूसरा पॉइंट हमारा इसमें दे रहा है भाषा आकलन के लिए, भाषा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, भाषा का आकलन करने के लिए
पोर्टफोलियो सर्वाधिक उपयोगी होता है। पोर्टफोलियो इट मीन्स जिसको हम बोल सकते हैं यानी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, जो बच्चे के विद्यालय में रखा हुआ रहता है। एक तरह से इसको जन्म कुंडली भी कह सकते हैं। कहाँ? तो विद्यालय में, यानी कौन विषय में बच्चे कितना जानते हैं, कौन विषय में कितना वह तेज है, कितना कौन विषय उसका कमज़ोर है, वह सारे रिपोर्ट जो है उसको वार्षिक, मंथली, जो भी हो, 3 महीना पे या 6 महीना पे या साल भर में जो भी उसका जो रिकॉर्ड उसमें लिखा हुआ रहता है, उससे आप जल्दी अनुमान लगा सकते हैं, बच्चे को भाषा आकलन कर सकते हैं। अन्य विषय भी आकलन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो है हम पेडागोजी लाए हैं हिंदी का, तो हम हिंदी की बात करेंगे अधिक से अधिक। अन्य विषयों की जो है ज़्यादा बात करेंगे अन्य वीडियो में, जो हिंदी का, गणित का पेडागोजी होगा तो गणित की बात तो वहाँ होगी, चर्चा होगी, यहाँ हिंदी पेडागोजी। तो पोर्टफोलियो एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जो है जल्दी से शिक्षक अनुमान लगा लेते हैं, आकलन कर लेते हैं कि बच्चे अभी तक ले कितना सीखा। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, जिससे प्रश्न प्रायः CTT में आता ही है, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, इसके बिना CTT क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। अगला है कि कविता शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सब कविता शिक्षण जो कराएंगे उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ कुछ पॉइंट आपको दिया गया है। वह है कविता का भावपूर्ण पठन, यानी कविता जो पढ़ेंगे वो भावपूर्ण होना चाहिए, भावना में आना चाहिए, उसकी बातों को समझ में आना चाहिए। और दूसरा जो है रसानुभूति और आनंद की प्राप्ति। कविता पढ़ेंगे तो बच्चे को आनंदित हो जाते हैं। कविता में कुछ दोहा, चौपाई, श्लोक लिखा हुआ रहता है जिसका मीनिंग भी होता है। जैसे कबीर के दोहा देखते हैं कि कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परलय होता है, बहुरी करत कब। तो थोड़ा सेंस समझाना पड़ता है। करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। प्रायः बच्चे सबको कहते हैं तो उसको अच्छा भी लगता है और ख़राब भी लगता है और उससे मोटिवेट भी होते हैं। तो दोहा काम में आता है, कविता भी कुछ कहते हैं, उसका मीनिंग होता है, बच्चे इमेजिंग करते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है, रस की अनुभूति होती है उसको। इसलिए कविता शिक्षण में ये 2 चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे। सीधे जाएंगे और कह देंगे, कविता कह दिया चल दिए, ये नहीं, उसमें आनंद की जो है अनुभूति होना चाहिए बच्चे को। अब शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रायः प्रश्न आते हैं, वह है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत निम्न है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो है आपको सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बारे में एक एक के हम जो है डिफिनीशन आपको अभी बताता हूँ। वह है कि पहला पॉइंट हमारा है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। जो भाषा शिक्षण जो है बच्चे को हम जब सिखाते रहते हैं तो जल्दी भाषा कैसे सीखेंगे, कौन सा सिद्धांत जो है, कौन सा प्रिंसिपल है, उसके माध्यम से हम पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो पहला हमारा जो है पॉइंट है शिक्षण विधि, वह है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। जब हिंदी पाठ सामग्री को हम जब बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, शिक्षण जो है हम कराना शुरू करते हैं, तो बच्चे में जब रुचि ज़्यादा होता है, अभिप्रेरित करेंगे, ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, बच्चे को अभिप्रेरित करेंगे तो बच्चे में रुचि आएगा कि तुम पढ़ो, पढ़ लिख कर आगे तुम बहुत बड़ा आदमी बनेगा, नौकरी होगी, सर्विस होगी, नौकरी करेगी, पैसे कमाओगे, तो बच्चे में थोड़ा मोटिवेशन आएगा, रुचि आएगा तो वो पढ़ने लगेगा। इसलिए भाषा शिक्षण के पहला सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, इसका आप समझ गए होंगे। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। आप जानते हैं कि विद्यालय में प्रायः जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, वो जो है तेज बच्चे जो होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, उसके जो है कॉपी या कोई बातों को अनुकरण करता है, या कोई बच्चे जो होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो आगे पढ़ने में तेज होते हैं, अच्छे होते हैं, उसका अनुकरण करता है बच्चे। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा साथी का अनुकरण करने का कोशिश करता है बच्चे, क्लासमेट का, और ज़्यादा सीखता है। वो अनुकरण का सिद्धांत भी लागू करता है भाषा को सिखाने में। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत में का अर्थ क्या हुआ कि इसमें जो है बच्चे जो है क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। अगर हिंदी के अगर शिक्षिका है आप, तो अगर आप पढ़ा रहे हैं, या शिक्षक है तो अगर आप विद्यालय में हिंदी के कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं क्लास में, ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनते रहते हैं और जो है उस पर जो है प्रतिक्रिया देते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं। नहीं, कोई भी अगर कहानी कहते हैं या कोई भी जो कहानी पुराना कहते रहते हैं,
तो बच्चे हैं उस पाठ को जो है ध्यान से सुनते रहते हैं, उस पर खूब प्रतिक्रिया देते हैं। यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत है कि बच्चे जब एक्टिव क्लास में रहेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा उसका शिक्षण कार्य होगा। और इसमें अगला हमारा पॉइंट जो है भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, वह है अभ्यास का सिद्धांत। तो बच्चे जो है प्रायः अभ्यास अधिक करेंगे क्लास में या कहीं भी, तो वह ज़्यादा सीखेंगे। बच्चे ने जो सीखा उसका खूब अभ्यास करेगा। अब विद्यालय में सीख लिया कोई भी चीज़, गणित हो, हिंदी हो, कोई भी विषय हो, अगर वह सीख लिया उसका अभ्यास नहीं करेगा तो वह जो है बच्चे आगे जो है उसका विकास नहीं होगा। इसलिए अभ्यास का सिद्धांत में क्या कहता है कि बच्चे ने जो सीखा है उसका अभ्यास करो, यानी कराने का जो है आपको दायित्व है। कैसे वो अभ्यास करेगा वो तौर तरीका आपको बताना है। अगला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत में क्या है कि इसमें विशेष रूप से जो आप जानते हैं कि विद्यालय में जो है अलग अलग किस्म के बच्चे आते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, गरीब अमीर तरह तरह के भाषा लेके आते हैं। सब एक बच्चा का मंतव्य दूसरा रहता है, दूसरे बच्चे का मंतव्य दूसरा रहता है, वो कुछ और बोलना चाहता है। उस सारे को आप ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, यानी उस सारे कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न जो है कराना है, सही से पढ़ाना है। आप इस बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, सिर्फ तेज बच्चों को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है शिक्षण जो है प्रभावी नहीं होगा। आप एक शिक्षक के नाते आप सारे बातों को ध्यान में रखेंगे कि हमारे विद्यालय में जो भी बच्चे आए हुए हैं वो सारे बच्चे का बुद्धि अलग है, रंग रूप अलग है, सोचन शक्ति अलग है, पहनावा ओढ़ावा सब अलग है, बोलने का तरीका अलग है। सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो है शिक्षण कार्य कराएंगे। अगला हमारा पॉइंट है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति इट मीन्स पुनरावृत्ति। आवृत्ति को हम दूसरे शब्द में पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रिपीटेशन। यानी कोई बात को अगर हम रिपीट करके बच्चे को जब पढ़ाएंगे, दोहरा के समझाएंगे, अलग अलग मेथड से समझाएंगे, बार बार, जैसे एगो पाठ पढ़ा दी और फिर उस पाठ के बारे में शॉर्टकट में कह दिए कि देखो, फिर उसको बारे में दोबारा रिपीट कर दिए, उसके बारे में रिमाइंड कर दिए, फिर से दोहरा दिए, दोबारा कह दिए। कोई कहानी को दोबारा कहना ही आवृत्ति होता है और इससे बच्चे जो है ज़्यादा सीख जाते हैं। हो सकता है कि पहली बार जब हम उसको पढ़ाए हैं, शिक्षण कराए हैं, वह कुछ बात को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाया, नहीं सीख पाया है। जब रिपीटेशन करेंगे, आवृत्ति करेंगे तो बच्चे दोबारा जो है सीख जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आप शिक्षक के नाते जो है उसको इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब हम कोई पाठ पढ़ाए तो एक बार रिवीजन जरूर करा दे, आवृत्ति जरूर करा दे, पुनरावृत्ति जरूर करा दे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट इसका जो है सिद्धांत है वह है अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध का सिद्धांत जो है प्रायः जो है क्या होता है, इसमें जो है वस्तुओं से संबंधित भाषा का प्रयोग करता है। अगर कोई चीज़ है तो आप जो है आम के बारे में अगर किसी बच्चे को आप जानकारी देना चाहते हैं तो आम जो है दिखला दीजिएगा, तब जाकर वो बच्चे उसके बारे में समझ पाएगा। यही अनुबंध का सिद्धांत है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक आया वह आया बहुभाषिकता। इससे भी प्रश्न जो है पूछता है सीटीटी, न पूछने का सवाल ही नहीं है। जितने मैं टॉपिक लाया हूँ, जो हिट लिस्ट जो है टॉपिक है, इसको जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसको इग्नोर करते हैं तो आपका पेडागोजी जो है उतना बेहतर एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको आप बार बार देखें, एक बार में आप समझ नहीं पाए तो दोबारा देखिए। बहुभाषिकता, और यहाँ जो है इसको भाषा विविधता भी बोल सकते हैं। दूसरी जो है भाषा में इसको हम बोल सकते हैं भाषा विविधता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का जो है अर्थ हुआ कि जो है कक्ष में, यानी टीचर बहुत भाषा बोलते हैं, नहीं तो जो है बच्चे जो होते हैं तरह तरह के भाषा बोलते हैं। ऐसे जो है एक बच्चे कई भाषाओं का जो है थोड़ा थोड़ा जानकार होते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं तो तरह तरह के भाषा विद्यालय में लेकर आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि बहुभाषिकता का अर्थ हुआ कि कक्षा में अध्यापक एवं छात्रों के द्वारा कई भाषाओं का प्रयोग ही बहुभाषिकता कहलाता है। अगला हमारा इसमें पॉइंट है कि बच्चे जन्म से ही बहुभाषी होते हैं। बात सही है कि बच्चे जन्म से ही बहुभाषी होते हैं, बहुत भाषा जानता रहता है, तरह तरह की आवाज़ निकालेगा, तरह तरह का बोली निकालेगा। जिसको समझना मुश्किल होता है उसके माता पिता को भी समझना मुश्किल होता है। तो आप जो है उनसे घबराएं नहीं, उसको कोशिश करें। बहुभाषिकता वाले बच्चे को जो है वर्ग कक्ष में जब आता है तो उसे सम्मान कीजिए, उसकी भाषाओं को सम्मान कीजिए। आगे हमारा जो है महत्वपूर्ण बिंदु है बहुभाषिकता से कि बहुभाषिकता
भाषा शिक्षण में संसाधन के रूप में कार्य करती है। अगर पूछेगा कि बहुभाषिकता, लिख देगा, कहेगा कि साध्य के रूप में काम करती है, संसाधन के रूप में काम करती है, जो है कठिन होता है शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए, वर्ग कक्ष के लिए, तो नहीं, एक संसाधन के रूप में काम करती है। इसलिए बहुभाषिकता अच्छा चीज़ होता है, एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं। अगला इसमें इसी बहुभाषिकता का टॉपिक है कि बच्चे के भाषा अधिगम में वृद्धि करती है। यानी जो बहुभाषिकता होता है, क्या अधिगम जो होता है सीखने में जो है वृद्धि करता है। ज़्यादा बच्चे भाषा ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे तो जो है उसको बोलने दिया जाएगा वर्ग कक्ष में, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चे भी सीखेंगे। अगला हमारा टॉपिक इसमें है कि बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। बहुभाषिकता क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे दिए थे, संज्ञान का मतलब होता है जानना, और वह जो है बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है, यानी जानने के विकास को ज़्यादा बढ़ावा देता है। अगला हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह क्या है कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है। जब हिंदी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, तो उसमें व्याकरण का क्या भूमिका है, क्या क्या है, तो छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के लिए जो है इसका महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। आगे है छात्रों को शुद्ध भाषा प्रयोग सिखाने के लिए भी आपको व्याकरण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि कैसे शुद्ध शुद्ध बोले। अगला इसका पॉइंट है कि भाषा कौशल के विकास में, भाषा कौशल के विकास के लिए भी आपको व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा कौशल इट मीन्स लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषा कौशल है। उसको कैसे लिखे, कैसे बोले कहीं, उसमें जो है सही जो भूमिका किसका है, तो व्याकरण का। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो है बिंदु है वह क्या है कि व्याकरण जो है, व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, यहाँ ये 2 बार टाइप हो गया है। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ क्या क्या है, तो व्याकरण शिक्षण की विधियाँ जो है निम्न यहाँ है, क्या है, तो आगमन विधि है, आगमन विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, और एक क्या है इसमें, और एक है खेल विधि, और एक है भाषा संसर्ग विधि। इतना जो आप जान रहे हैं कि आगमन विधि में क्या होता है, तो आगमन विधि में पहले जो है उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है बच्चे के समक्ष, उसके बाद जो है कुछ जो है नियम बताया जाता है। आप जानते हैं कि आगमन विधि में जो है सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो उसमें जो है आपको बता दिया गया कि किसी के बारे में एग्जाम्पल दिया जाता है, देन जो है उदाहरण देने के बाद जो है उसके बारे में हम अवलोकन करते हैं, यानी निरीक्षण करते हैं, तब जाके सूत्र का निर्माण होता है, और तब जाके अंत में जो है प्रूफ हो जाता है, सत्यापन हो जाता है। इसलिए इसको संक्षेप में कहेंगे कि आगमन विधि में छात्र उदाहरणों की सहायता से समान सिद्धांत निकाल लेते हैं। आगे हम बात करते हैं कि निगमन विधि क्या होता है, तो निगमन विधि में जो होता है कि यह जो है पुराना विधि है। प्राचीन काल में जब छात्र जो है आश्रमों में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उस समय क्या किया जाता था कि शिक्षक द्वारा उन्हें कुछ नियम या सूत्र बता दिए जाते थे और कह दिया जाता था कि इसे तुम याद कर लो। तो एक तरह से निगमन विधि रटन प्रणाली पर आधारित है, जबकि आगमन विधि ऐसा नहीं है। वर्तमान में आगमन विधि का ज़्यादा प्रचलन है, बच्चे ज़्यादा इसे समझते हैं कोई चीज़ को, और निगमन विधि में सूत्र जो है याद करना पड़ता है तब होता है। और दूसरा यहाँ है कि आपको खेल विधि है। खेल विधि में क्या होता है कि बच्चे खेल खेल में भाषा का उसको विकास हो जाता है, जैसे शब्द बोलना, लिंग जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो है वाक्य, सब के बारे में प्रयोग करना बच्चे जो है जान जाते हैं। इसलिए जो है आपको खेल विधि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाषा सीखने में, मदद करने में। तो आगे हम देखते हैं कि भाषा संसर्ग के बारे में बता रहा है कि भाषा संसर्ग जो है क्या है, तो भाषा संसर्ग जो है यहाँ ये दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो है भाषा संसर्ग यह उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चे के लिए जो है यह जो है विधि है, और इस विधि का प्रयोग प्रायः सीनियर स्टूडेंट करते हैं। और इसमें जो है अधिकतर जो है भाषा पर अधिकार जो है रखने वाले लेखकों की कृतियाँ पढ़ाई जाती है। बड़ा बड़ा कविता, रूपक, अलंकार, ये सब जो होता है बड़ा बड़ा कविता, उसके बारे में बताया जाता है। यानी ये जो है अगर ये विधि का प्रयोग आप प्राथमिक स्तर के बच्चे पर लागू नहीं कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में रहेगा तो आगमन विधि, वहाँ सही जवाब सेलेक्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा कौशल के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो भाषा कौशल क्या है, तो भाषा कौशल जो है 4 है। कौन कौन भाषा कौशल 4 में कौन कौन है, तो श्रवण कौशल, श्रवण कौशल है भाषा कौशल में 4 जो है वह है श्रवण कौशल।
भाषा कौशल में क्या है, तो श्रवण कौशल आता है, उसके बाद है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, बोलना, यानी श्रवण कौशल इट मीन्स सुनना, और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल जो होगा वह है बोलना। आगे जो है इसका क्या है क्राइटेरिया, तो आगे तो ये 2 है और 2 इसमें आगे आते हैं। 2 ही क्या है, 2 जो है यहाँ पठन कौशल, पठन कौशल यानी पढ़ना, लेखन कौशल मतलब लिखना। तो यही 4 भाषा कौशल है। भाषा कौशल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्किल्स। क्या है, तो यहाँ है लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, 4 है। इसको अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे तो यही होगा। अगला यह महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वह हमारा भाषा कौशल के महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो इसका महत्वपूर्ण गुण जो है वह है कि भाषा कौशल क्रम में सीखे जाते हैं। यानी भाषा कौशल क्रम में सीखे जाते हैं, यानी पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन यहाँ अगर लगा देता है, ये पॉजिटिव बात है, लेकिन भाषा कौशल क्रम में ही सीखे जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ही लगा देगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है। अगला इसका क्या टॉपिक है, इसमें है कि भाषा कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित है। सही बात है, को रिलेट है, एक दूसरे से हेल्प मिलता है। पहले सुनना जानेंगे तब तो बोलेंगे, बोलना जानेंगे तब तो पढ़ेंगे, पढ़ना जानेंगे तब तो लिखेंगे। तो चारों जो है को रिलेट होते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे आगे। और इसका पॉइंट का जो है महत्वपूर्ण बात है कि भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसलिए भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो एक साथ सीखेंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा कौशल से, वह है श्रवण कौशल। अन्य सभी कौशलों का आधार है, तो सुनने का कौशल सबसे पहले होना चाहिए, तभी तो दूसरा कौशल उस पर आधारित है। इसलिए सुनना जो है हमको ध्यान से सुनना चाहिए, किसी बातों को रुचिपूर्वक सुनना चाहिए, तब प्रतिक्रिया देना चाहिए। प्रतिक्रिया मतलब बोलना चाहिए। अगला इसका और टॉपिक जो है इसका पॉइंट है पठन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण अर्थ ग्रहण करना है। अगर कोई बात पाठ पढ़ा रहे हैं या कोई बात पढ़ा रहे हैं बच्चे से, तो सीधे रीडिंग नहीं देवाएंगे, स्पीड में कहेंगे पढ़ो नहीं, धीरे धीरे नहीं पढ़ो, स्पीड में भी नहीं पढ़ो, पढ़ो तुम नॉर्मल, लेकिन अर्थ ग्रहण करते चलना चाहिए, तभी तो उद्देश्य का पूरा होगा, उसको ज्ञान होगा। हिंदी शिक्षण जो है ये भी जो है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे का जो है पढ़ाई में जो है अर्थ ग्रहण होना चाहिए और उद्देश्य की ओर होना चाहिए। तो पठन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ ग्रहण, यानी पढ़ेंगे उस समय अर्थ ग्रहण करते हुए चलेंगे। अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह क्या है, यह है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन है। तो 4 जो है कौशल, उसमें 2 जो है ग्रहणात्मक कौशल है और 2 जो है अभिव्यक्तनात्मक कौशल है। तो ग्रहणात्मक कौशल में सुनना और पढ़ना आता है, और अभिव्यक्तनात्मक कौशल में बोलना और लिखना आता है। या टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बोलना होगा, बोलना है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। तो ये जो है ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन है, तो सुनना, पढ़ना। अभिव्यक्तनात्मक कौशल है बोलना, लिखना। उम्मीद है कि यह जो है वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए सभी शिक्षक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।